प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में यह कहानी है उन कमाल की छलांगों की, उन बड़े बड़े बदलावों की, जिन्होंने इंसानी समाज को, हमारे जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इन बदलावों को जरा करीब से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत की कहानी, इसकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इस बात में कि हम इतिहास को, खासकर उस गहरे अतीत को पढ़ते कैसे हैं, उसे समझते कैसे हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से है। देखिए, प्राचीन भारत को समझने के लिए इतिहासकार सबूतों के आधार पर पूरे इतिहास को 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। तो देखिए, बात सीधी सी है, हमारा ज्ञान इस पर टिका है कि उस जमाने के लोगों ने कुछ लिखा था या नहीं। अगर कोई लिखाई नहीं मिली, सिर्फ पत्थर के औजार या पुरानी चीजें मिली, तो हम उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। फिर एक ऐसा दौर आता है जिसे हम आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, जहां लिखावट तो है, लेकिन वो आज तक हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। और फिर आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, जिसके लिखे हुए दस्तावेज हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहली महान छलांग की। ये इंसानियत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा बदलाव था। ये पाषाण काल की क्रांति थी, जब इंसानी शिकारी की जिंदगी को अलविदा कहा और एक जगह बसकर खेती करना शुरू किया। अब जरा इस बदलाव की गहराई को समझिए। एक तरफ था पूरा पाषाण काल का इंसान, एक शिकारी जो खाने के लिए भटकता था, और दूसरी तरफ आया नवपाषाण काल का इंसान जो अब एक खाद्य उत्पादक बन चुका था। वो जमीन से अपना भोजन खुद उगा रहा था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी जिसने सब कुछ बदल दिया। और इस क्रांति के साथ एक से बढ़कर एक खोजें हुईं। हमें मेहरगढ़ जैसी जगहों पर खेती के शुरुआती सबूत मिलते हैं। इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाया, मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा और सबसे बड़ी बात, स्थायी गांव बसाए। जानते हैं, यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी। अब आते हैं दूसरी महान छलांग पर, भारत की पहली शहरी क्रांति। ये वो वक्त था जब छोटे छोटे गांव अचानक बड़े और एकदम सुनियोजित शहरों में बदल गए। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। याद है, हमने आद्य ऐतिहासिक काल की बात की थी। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प उदाहरण है। ये लोग पढ़े लिखे थे, इनकी अपनी एक लिपि थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक हम उस लिपि का एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाए हैं। ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और ये लोग अपने वक्त से कितना आगे थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इनके शहर ग्रिड सिस्टम पर बने थे, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। इनके पास ढकी हुई नालियों का सिस्टम था, एक ही साइज की पक्की ईंटें थी, और तो और विशाल स्नानागार जैसी अद्भुत इमारतें भी थीं। मतलब अर्बन प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हजारों साल पहले यहां मौजूद था। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। इसका फैलाव करीब करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर में था। उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दें तो भी उससे बड़ी थी ये। इसका असर बहुत दूर दूर तक था। तो एक बार फिर इस पहेली के बारे में सोचिए। एक इतना ऑर्गेनाइज्ड समाज जिसने इतने शानदार शहर बनाए जो दूर दूर तक व्यापार करता था, लेकिन उनकी सोच क्या थी, वो क्या लिखते थे, ये आज भी हमारे लिए एक राज है, एक खामोश राज। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के शहरों के बाद भारत में एक नए समाज और एक नए सोच का जन्म हुआ। ये थी हमारी तीसरी महान छलांग, जो ईंट और पत्थर के शहरों से ज्यादा पवित्र ग्रंथों और नए विचारों पर टिकी थी। ये था वैदिक युग। वैदिक काल को हम मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच रखते हैं। इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, और इन दोनों के बीच जो लकीर खींचती है वो है एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज, लोहा। लगभग 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये बदलाव कितना बड़ा था वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। शुरुआती ऋग्वैदिक काल में समाज पशुओं पर निर्भर था, और समाज में किसी का दर्जा उसके काम यानी कर्म से तय होता था। लेकिन लोहे के आने के बाद उत्तर वैदिक काल में समाज पूरी तरह से खेती पर टिक गया। अर्थव्यवस्था जमीन पर आधारित हो गई और सामाजिक ढांचा वो जन्म पर आधारित हो गया। ये एक बहुत ही गहरा सामाजिक बदलाव था। और इन्हीं सब बदलावों ने भारतीय इतिहास के अगले बड़े अध्याय के लिए एक लॉन्चपैड तैयार कर दिया था। तो हुआ ये कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजारों से खेती बढ़ी, बड़े बड़े खेत साफ हुए और छोटे छोटे राज्य यानी जनपद बनने लगे। और इसी ने आगे चलकर महाजनपदों और फिर मौर्य जैसे भारत के पहले महान साम्राज्यों के लिए
रास्ता तैयार किया। तो यहाँ एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब हम अपने शहरों की प्लानिंग देखते हैं या समाज के ढांचे के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये हजारों साल पुरानी इनोवेशन और बदलाव की विरासत आज भी हमारी दुनिया को किस तरह से चला रही है, उसे कैसे प्रभावित कर रही है?